बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद हुसैन हेयर, डायरेक्टर ऑफ स्टेम इंस्टीट्यूट फैसलाबाद। जी बेटा, मैं आप लोगों से आज जो है यूएचएस 2022 की और इसकी कम्प्रीहेंसिव डिस्कशन और किस तरह यूएचएस के टेस्ट सेंटर में बैठकर हमने एमसीक्यूज़ का टाइम मैनेज करना है और शॉर्टकट्स लगाने हैं और ट्रिक्स लगाने हैं, गिफ्ट लगाने हैं और अपनी स्ट्रेस को कैसे हमने विद इन द टाइम जो है वो मैनेज करके अपना रिज़ल्ट लेना है। मतलब हमने रिज़ल्ट ओरिएंटेशन के साथ किस तरह हमने अपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। तो आज का जो मेरा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है वो आपके सामने है 1 AMU। ये यूएचएस का फर्स्ट एमसीक्यूज़ था। अगर हम इसको देखें तो 1 AMU स्टैंड फॉर, इसका 1 AMU स्टैंड फॉर का फर्स्ट ऑप्शन है एन एटम ऑफ कार्बन 12, 1/12 ऑफ कार्बन, 1/12 ऑफ हाइड्रोजन या 1 एटम ऑफ ऑल द एलिमेंट। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता जाऊँ कि 1 AMU जो है ये रेसिप्रोकल ऑफ एवोगैड्रो नंबर होता है और ये जिसकी वैल्यू होती है 1.661 × 10⁻⁻ 24 किलोग्राम या -27 kg में भी हम इसको कह सकते हैं। और किसी भी अगर एक एटम का मैस निकालना हो तो उसके मोलर मैस को हम एवोगैड्रो नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दी है। तो अगर हम इसको देखें तो 1 AMU जो है ये एवोगैड्रो नंबर का रेसिप्रोकल है। तो नेक्स्ट मैं आपको डायग्राम में ये दिखाता हूँ। जैसे अब यहाँ पे देखें ये डायग्राम में ये एक वेट बैलेंस है। इस वेट बैलेंस में मैंने 1 AMU की 12 बॉल ले ली है और अगर मैं कार्बन 12 इसके इक्वल लेता हूँ तो 1 AMU 1 बॉल के इक्वल है। दैट मीनिंग कि 1/12 ऑफ कार्बन जो है वो 1 AMU के इक्वल है। मतलब यहाँ पे जो बॉल है ये 12 बॉल है और इनमें से एक बॉल जो है वो 1 AMU के इक्वल है। तो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन है बीटा। एमसीक्यूज़ नंबर 2 की तरफ मूव करता हूँ। एमसीक्यू नंबर 2 में हमसे क्या पूछा हुआ है, अ कंपाउंड ऑफ सोडियम ऑक्साइड हैज़ 74.2% सोडियम एंड 25.8% ऑफ ऑक्सीजन, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो अगर आपको ये पता हो कि एम्पिरिकल फार्मूला अगर फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज हमें ऑलरेडी गिवन है। फिर उसके बाद हमने क्या करने होते हैं, मोल कैलकुलेट करने होते हैं। और अगर मैं मोल कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे ये जो सोडियम है इसका मोलर मैस कितना है, 23 है। और अगर मैं ऑक्सीजन का मोलर मैस करूं तो इसका मोलर मैस है 16। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सोडियम है और इधर मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है। ये 74.2 डिवाइडेड बाई 23, तो बेटा जी ये मेरे पास बनता है 3.22। और सेम लाइक अगर 25.8 डिवाइडेड बाई 16 की बात करूँ तो ये मेरे पास 1.61, मतलब ये 1.61 बनता है और ये 3.22 बनता है। ये मेरे पास जो आंसर आया है ये मोलर रेशो है। पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पे देखिए कि मैंने परसेंटेज फाइंड आउट की थी, फिर मैंने मोल निकाले। अब मोल निकालने के बाद मोलर रेशो को एटॉमिक रेशो में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू पे क्या करना था, डिवाइड। इन दोनों में से देखें तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 1.61 है। इधर भी 1.61 से डिवाइड कर दिया, 1.61, इधर भी मैंने 1.61 से डिवाइड कर दिया। जो मेरे पास आंसर आता है वो 2:1 आता है। अगर हम 2:1 देखें तो दैट इज़ द एटॉमिक रेशो। अगर एटॉमिक रेशो के लिहाज से देखें तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनता है, चार्ली बनता है। दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और इसमें हमसे क्या पूछा हुआ है, परसेंटेज यील्ड के ऊपर एमसीक्यूज़ है यूनिट 1 से। जो फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का यूनिट 1 है उसमें से एमसीक्यूज़ आया हुआ है और ये परसेंटेज यील्ड के ऊपर है। परसेंटेज यील्ड का जो फार्मूला है वो एक्चुअल यील्ड ओवर है थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100 है। तो इसके ऊपर सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि गिफ्ट नोट करना है। कोई भी यील्ड का अगर एमसीक्यूज़ आ जाए तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। नंबर 1, कैलकुलेट द मोलर मैस ऑफ रिएक्टेंट एंड मोलर मैस ऑफ प्रोडक्ट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपने क्या करना है। नंबर 1, कैलकुलेट द मोलर मैस ऑफ रिएक्टेंट एंड मोलर मैस ऑफ प्रोडक्ट। ये पॉइंट नोट कर लें, आपको विद इन द 2 सेकंड ये आपको एमसीक्यू सॉल्व करके दूंगा ये पॉइंट नोट करने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कंपेयर द मोलर मैस ऑफ रिएक्टेंट विद मोलर मैस ऑफ प्रोडक्ट
and calculate the theoretical yield from given amount of reactant. Compare the molar mass of reactant with molar mass of product and calculate the theoretical yield from the given amount of reactant. अच्छा, गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पे कितनी दी हुई है? 30 ग्राम दी हुई है। इससे मुझे क्या मिल जाएगी? थ्योरेटिकल यील्ड मिल जाएगी। जब थ्योरेटिकल यील्ड मिल जाएगी तो एक्चुअल यील्ड जो है ये मुझसे पूछी हुई है और 75% जो है ये परसेंटेज यील्ड दी हुई है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ का 2 प्रोपानोल का जो मोलर मास है वो 60 ग्राम, और अगर हम इधर एसीटोन की बात करें तो एसीटोन का जो मोलर मास है ये 58 ग्राम है। अब यहाँ पे बताना क्या है कि मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया था कि आपने क्या कैलकुलेट करना है? मोलर मास कैलकुलेट करना है। जब आपने मोलर मास कैलकुलेट कर लिया तो देन क्या करना था? कंपेयर द मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट विद मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट। तो अब मैंने यहाँ पे बताना है कि 60 ग्राम रिएक्टेंट प्रोड्यूस प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस कर रहा है? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 58 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर 1 ग्राम रिएक्टेंट हो तो वो फिर कितना प्रोड्यूस करेगा? 58/60। लेकिन मुझे कितना दिया हुआ है? 30 ग्राम। और अगर मैं इसको 30 ग्राम दिया हो तो मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हम इसको देख लेते हैं कि अगर 58/60 मल्टीप्लाई 30, ये 30 से ये क्या 2 आ गया और ये 2 से 29 आ गया। तो मेरे पास जो थ्योरेटिकल यील्ड आ रही है ये कितनी आ रही है? 29 ग्राम आ रही है थ्योरेटिकल यील्ड। मुझे फाइंड आउट क्या करनी है? एक्चुअल यील्ड अगर फाइंड आउट करनी है तो परसेंटेज यील्ड मेरे पास कितनी है? 75 है, और एक्स मुझे फाइंड आउट करना है जो कि एक्चुअल यील्ड है, और थ्योरेटिकल यील्ड 29 है, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 100 से। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स मेरे पास आ जाता है 21.75। तो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन बीटा क्योंकि एक्चुअल यील्ड थी, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट था, तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या है कि 20 मिनट क्यों दिया हुआ है? क्योंकि अगर हम 20 मिनट तक रिफ्लेक्स दे के प्रोडक्ट को डिस्टिलेट कर लेते हैं, डिस्टिलेशन का मतलब है कि प्रोडक्ट को सेपरेट कर लिया है, नेक्स्ट उसकी ऑक्सीडेशन हमने नहीं होने दी। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन 21.75 ग्राम। MCQ नंबर 4 क्या है? अकॉर्डिंग टू विच साइंटिस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एट सर्टेन पोजीशन ऑर्बिटल। तो अगर हम ऑर्बिटल की डेफिनेशन की बात करें तो s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, दैट कंसेप्ट एक्सप्लेन्ड बाय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हायर लेवल पे है, तो इसको एक्सप्लेन किसने किया था? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने एक्सप्लेन किया था। इसका मतलब है जो साइंटिस्ट था दैट इज द श्रोडिंगर। तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। विच गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब प्रोड्यूस लाइटेस्ट कैनाल रे पार्टिकल। अगर लाइटेस्ट कैनाल रे पार्टिकल की बात करें तो ये हमें पता है कि जो E/m वैल्यू होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है? मैस की होती है। जितना मैस कम होगा उतनी E/m वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो उसने हमसे पूछा है लाइटेस्ट कैनाल रेज कौन प्रोड्यूस करेगा? जिसका मैस कम होगा। अगर हम आर्गन की बात करते हैं तो ये 18 है, हीलियम की बात करें तो ये 4 है, हाइड्रोजन 2 है, नियॉन 20 है। तो जो सबसे कम मैस है दैट इज़ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है ये लाइटेस्ट कैनाल रेज प्रोड्यूस करेगा, और ये कैनाल रेज को प्रोड्यूस करने का यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिखाया हुआ है। ये परफोरेटेड कैथोड है और ये आपके पास एनोड है। यहाँ से पार्टिकल जो है वो परफोरेटेड कैथोड से पास आउट हो रहे हैं, और ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑन द वॉल्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। तो यहाँ पे दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन इज़ चार्ली। MCQ नंबर 6 है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के ऊपर MCQ आया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये दी हुई है, और आप ये बताएं कि कौन से एलिमेंट की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ तक देखें 2 + 6, और यहाँ पे फिर आपके पास S और 6 ये आ रहा है कि +2 + 6, तो ये टोटल कितना बनता है? 18 बनता है। ये 18 एटॉमिक नंबर है किसी एलिमेंट का जिसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दी हुई है। तो अगर मैं आर्गन की बात करूं तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है,
सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं ये 18 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं। तो इसका मतलब है 18 एटॉमिक नंबर किसका है? आर्गॉन का है। MCQ नंबर 7, व्हाट इज़ द प्रोटॉन एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज़ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? हर्ट्ज़ रूल अप्लाई हो रहा है। मतलब हर्ट्ज़ रूल कैन बी डिफाइंड एज इफ डिजेनरेट ऑर्बिटल आर अवेलेबल then electron place in these orbital with the same spin rather than opposite spin। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 6 एटॉमिक नंबर किसका है? कार्बन का है, 14 एटॉमिक नंबर सिलिकॉन का है और 22 एटॉमिक नंबर टाइटेनियम का है और 26 एटॉमिक नंबर आयरन का है। लेकिन अगर आपको मैं ये बताता जाऊँ कि सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कौन शो करते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट शो करते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे आयरन वाले एलिमेंट को सॉल्व करता हूँ। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना था? 26। अगर 26 है तो ये मेरे पास आर्गॉन 18 है। आर्गॉन 18 के बाद यहाँ पे 26 आ रहा है और यही 26 आपने इधर पुट कर देना है 4s3d। s में इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 2 और d में 6 आ जाएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपने यहाँ पे जो ये 26 एटॉमिक नंबर आ रहा है यही 26 आपने इधर पुट कर देना है। लेकिन ये वाला जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ ये क्रोमियम, कॉपर और जिंक पे अप्लाई नहीं होगा। किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें ट्रांजिशन एलिमेंट की जो 3D सीरीज से बिलोंग करता है तो उसके ऊपर ये ट्रिक अप्लाई हो जाएगा। लेकिन 3 एलिमेंट की एक्सेप्शन बता रहा हूँ, क्रोमियम, कॉपर और जिंक, इनके ऊपर ये ट्रिक नहीं अप्लाई होगा। तो इसका मतलब है कि डी में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। अगर डी को हर्ट्ज़ रूल के अकॉर्डिंग ड्रा करते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से एलिमेंट में है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 26 है। अच्छा, MCQ नंबर 8 क्या है? अ गैसियस मिक्सचर कंटेन 9.6% अमोनिया, 22.6% नाइट्रोजन एंड 67.8% हाइड्रोजन और टोटल प्रेशर 50 atm। देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। किसी भी गैस का अगर हमने पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर। दिस इज़ द फार्मूला अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये स्टेट ऑफ मैटर से MCQs है। और अब यहाँ पे देखेंगे मोल फ्रैक्शन अगर हाइड्रोजन की निकालनी हो तो मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड किससे कर दिया? टोटल मोल से, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया? टोटल प्रेशर से। और अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओनली हमें इस फार्मूला में क्या करनी थी? वैल्यू पुट करनी थी। अच्छा, वैल्यू पुट करने के लिए पहले हम यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन की जो है वो वैल्यू क्या दी हुई है? 67.8 दी हुई है। तो 67.8 यहाँ पे आ जाएगी। टोटल वैल्यू का मतलब क्या है कि टोटल वैल्यू का मीनिंग है कि 9.6 प्लस 22.6 प्लस 67.8, तो ये टोटल वैल्यू बनती है 100। तो यहाँ पे आपके पास नीचे क्या आ जाना चाहिए? 100 आ जाना चाहिए। और टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है? 50 atm। इधर आपके पास मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि 67.8 आना चाहिए। 67.8 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 50। अब यहाँ पे देखें ये जो ऑप्शन है ये क्या है? 67.8 मल्टीप्लाई 100 है। ऑप्शन ये होना चाहिए कि 67.8 डिवाइडेड बाई 100 होना चाहिए। तो 67.8 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 50, करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनता है? चार्ली। इसमें ओनली इस फार्मूला में हमने डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग फार्मूला में क्या करनी थी? वैल्यू पुट करनी थी। तो करेक्ट ऑप्शन द चार्ली ऑप्शन 67.8 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 50। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो 67.8 ये जो है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन है, ये 100 से जो डिवाइड किया जा रहा है ये टोटल मोल है, और ये जो 50 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है ये टोटल है प्रेशर है। अच्छा, नेक्स्ट MCQ नंबर आ गया 9। MCQ नंबर 9 क्या है? इफ़ वी वांट टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस
बाई 1 केल्विन। वी हैव टू प्रोवाइड हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, हमें कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, तो ओनली हमें यूनिट ऑफ आर याद करनी है। अगर मैं यूनिट ऑफ आर यहाँ पे डिफरेंट लिखूँ तो पहला यूनिट मेरे पास बनता है 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। अच्छा, डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन सबके साथ आएगा। और आर की नेक्स्ट वैल्यू अगर हम इसको टॉर में कन्वर्ट करते हैं तो ये ATM की जगह पे टॉर आ जाएगा। 1 ATM 760 टॉर के इक्वल होता है। तो इसी वैल्यू को अगर मैं 760 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है 62.4 टॉर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। और अगर मैं इसी को ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करता हूँ तो ये मेरे पास बनता है 8.314 जॉल। अगर कैलोरीज में कन्वर्ट करें तो ये वैल्यू बनती है 1.989 कैलोरीज। अब मैंने आर की आपको सारी वैल्यू बता दी है कि आर की ये डिफरेंट वैल्यू हैं, ये हमें याद होनी चाहिए। अब लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि 0.0821 तो आ रहा है और ATM भी आ रहा है और डेसीमीटर क्यूब भी आ रहा है। इसका मतलब है जो करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs नंबर 10, द प्रोसेस ऑफ हीट फ्लो कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जब तक इक्वल नहीं होगी तब तक हीट का फ्लो कूल्ड और हॉट बॉडी में क्या चलता रहेगा। हीट फ्लो तब तक होगी जब तक आपके पास कूल्ड और हॉट बॉडी में एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाती है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है अल्फ़ा। MCQ नंबर 11, इन लिक्विड द चेंज इन डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल फोर्सेस इज़ अ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होंगी उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी उतनी इंथाल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन भी ज़्यादा होगी, इंथाल्पी चेंज ऑफ सब्लिमेशन भी ज़्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि IMF का बॉइलिंग पॉइंट के साथ जो रिलेशन है ये डायरेक्ट है, लेकिन मोल के साथ इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इनका कोई भी रिलेशन जो है वो मोल्स के साथ नहीं है। तो इसलिए मोल जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन डेल्टा। और ये यहाँ पे ये आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे ये वाटर का मॉलिक्यूल है और इसमें ये क्या शो करवाई हुई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करवाई हुई है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंथाल्पी ऑफ वेपराइजेशन बढ़ जाती है या हीट ऑफ वेपराइजेशन भी उसे कह सकते हैं, या इंथाल्पी ऑफ सब्लिमेशन या हीट ऑफ सब्लिमेशन भी कह सकते हैं। अच्छा, MCQ नंबर 11 में हमें फैक्टर पूछे हुए हैं किसके ऊपर, वेपर प्रेशर के ऊपर, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं और कौन से फैक्टर हैं जो फैक्टर नहीं करते। पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। जो वेपर प्रेशर होता है ये टेम्परेचर के डायरेक्ट होता है और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के इन्वर्स होता है। वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी उतना वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। ये वो फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट नहीं करते, वो नेक्स्ट मैंने डायग्राम में आपको शो करने की ट्राई की है। अब यहाँ पे देखें डायग्राम आगे, इसमें दो कंटेनर हैं, एक टेस्ट ट्यूब है जिसका वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कम है, इसका वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बीकर का ज़्यादा है, इसमें अमाउंट ऑफ लिक्विड कम है, इसमें अमाउंट ऑफ लिक्विड ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। लेकिन हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों का वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मीनिंग 3 पॉइंट हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट नहीं करते। नंबर 1 अमाउंट ऑफ लिक्विड, नंबर 2 वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और नंबर 3 सरफेस एरिया। ये 3 फैक्टर जो होते हैं ये वेपर प्रेशर को इफेक्ट नहीं करते। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफेक्ट करती है लेकिन आपके पास अमाउंट ऑफ लिक्विड इफेक्ट नहीं करता। तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा ऑप्शन। MCQ नंबर 13। अच्छा, MCQ नंबर 13 में हमसे क्या पूछा हुआ है,
MCQ नंबर 13 में हमें यूनिट सेल की डेफिनेशन पूछी हुई है, मतलब स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक। जब स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब है कि ये आपके पास किसी भी क्रिस्टल का छोटे से छोटा पार्ट जो किसी भी क्रिस्टल की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर दे, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल है। और अगर नेक्स्ट डायग्राम में देखें तो ये आपके पास 3 तरह का यूनिट सेल होता है। पहला है सिंपल क्यूब होता है, फिर बॉडी सेंटर क्यूब होता है और फिर फेस सेंटर क्यूब होता है। अच्छा, सिंपल क्यूब में ओनली कॉर्नर पे एटम होते हैं और बॉडी सेंटर क्यूब में आप देख सकते हैं कि ये बॉडी के सेंटर में भी है। और फेस सेंटर क्यूब में क्या होता है कि फेस के सेंटर में एलिमेंट होता है। जैसे यहाँ पे ये फेस के सेंटर में है, ये फेस के सेंटर में है, ये फेस के सेंटर में है, तो यहाँ पे 6 फेस है और 6 फेस में ये एलिमेंट, ये जो बॉल पड़ी हैं, ये 6 फेस बॉल पड़ी हुई हैं। तो टाइप ऑफ यूनिट सेल जो है ये 3 तरह का होता है, लेकिन उसने हमसे MCQs में ओनली क्या पूछा, यूनिट सेल की डेफिनेशन पूछी हुई है। MCQ नंबर 14 में हमसे पूछा है कि आप ये बताएं कि एटॉमिक सॉलिड किसे कहते हैं। वो सॉलिड जो एटम के ऊपर कंपोज होते हैं, दैट आर कॉल्ड एटॉमिक सॉलिड। तो हम जानते हैं कि एटम के ऊपर जो कंपोज होते हैं दैट आर कॉल्ड कोवलेंट सॉलिड। जो आयंस के ऊपर होते हैं दैट आर कॉल्ड आयनिक सॉलिड। और ऑल द मेटल्स आर कॉल्ड मेटेलिक सॉलिड। और जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इनमें डाइपोल फोर्सेस होती हैं, इनमें डाइपोल फोर्सेस के साथ साथ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी होती हैं। वो सॉलिड जिनमें ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाएं दैट आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड, मतलब जो मॉलिक्यूल के ऊपर कंपोज हो। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं आइस। आइस जो है ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है क्योंकि इसमें वाटर है और वाटर में कौन सी बॉन्डिंग पाई जा रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए कोवलेंट सॉलिड। ये कोवलेंट सॉलिड में यहाँ पे मैंने डायमंड की एग्जांपल दी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। ऑल द एटम और कार्बन, तो इसका मतलब है कि इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक सॉलिड्स कहते हैं। MCQ नंबर 15, द डिक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन अ सॉल्यूशन दैट ऑलरेडी कंटेन आयन कॉमन टू दैट द सॉल्ट इज नोन एज। अब देखें यहाँ पे कॉमन आयन का वर्ड ऑलरेडी स्टेटमेंट में मेंशन है। जब कॉमन आयन का वर्ड ऑलरेडी स्टेटमेंट में मेंशन है तो इसका मतलब है कि कॉमन आयन की ही बात कर रहा है। अगर कॉमन आयन की बात कर रहा है तो ये एग्जांपल इसको एक्सप्लेन कर रही है। यहाँ पे जब मैंने एग्जांपल ली है प्यूरिफिकेशन ऑफ NaCl। अब देखिए सोडियम क्लोराइड वीक इलेक्ट्रोलाइट है और HCl यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और यहाँ पे क्लोराइड आयन और ऊपर भी क्लोराइड आयन, ये दोनों आपस में क्या हैं, कॉमन आयन है। जब कॉमन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कॉमन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने से वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये ट्रिक लिख सकते हैं, जितनी कॉमन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी उतनी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और सॉल्युबिलिटी कम किसकी होनी है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी कम होनी है। यहाँ पे क्लोराइड आयन क्या है, कॉमन आयन है। दैट इज वाई दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। जितनी KSP की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जितनी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी उतनी प्रेसिपिटेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, PPTs कम होती जाएगी। अब यहाँ पे 3 पॉइंट हैं जो नोट करने वाले हैं। नंबर वन ये है कि अगर KSP ग्रेटर दैन आयनिक प्रोडक्ट हो तो जो सोल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब है कि जैसे अल्कीन अल्काइन अनसैचुरेटेड होती हैं और इनमें हमने और हाइड्रोजन वगैरह ऐड कर सकते हैं। सेम लाइक ये ऐसा सोल्यूशन है कि जिसमें हम और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। अगर KSP और आयनिक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल हो तो सोल्यूशन है सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि प्रेसिपिटेशन कहाँ पे होंगी। प्रेसिपिटेशन कब होगी, जब KSP लेस देन आयनिक प्रोडक्ट हो, मीनिंग सुपर सैचुरेटेड हो। तो PPTs फॉर्मेशन सुपर सैचुरेटेड में होनी है। जब सॉल्यूट ओवरलोड हो जाएगा तो वो क्या करेगा, नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। तो दैट इज वाई द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। MCQ नंबर 17 जो है, वन कैन एस्टिमेट द डायरेक्शन इन विच इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में कौन सा प्रिंसिपल है जो केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था।
केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के लिए जो प्रिंसिपल पढ़ा था, दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल में ही हमने रिएक्शन की डायरेक्शन बताई थी। अब रिएक्शन की डायरेक्शन कैसे बताई थी, हमने प्रेशर का इफेक्ट पढ़ा था, टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा था, वॉल्यूम का इफेक्ट पढ़ा था, कंसंट्रेशन का इफेक्ट पढ़ा था, और ये सारे इफेक्ट जो है ये हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में बताते हैं। तो दैट इज़ वाई द करेक्ट ऑप्शन इज़ ली चैटलियर प्रिंसिपल। MCQ नंबर 18 में हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हमसे पूछ रहा है कि हमें याद है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एक्सपोनेंट का सम होता है। सम ऑफ एक्सपोनेंट, कौन से एक्सपोनेंट्स? जो कंसंट्रेशन टर्म में होते हैं उनको एक्सपोनेंट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो एक्सपोनेंट है वो 1 है और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एक्सपोनेंट है ये 2 है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 1 + 2, तो ऑर्डर क्या बना? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो दैट इज़ वाई द करेक्ट ऑप्शन इज़ चार्ली। हमें जो MCQ पूछा जा रहा है वो कैटालिसिस के ऊपर पूछा जा रहा है। रिएक्शन काइनेटिक्स से क्वेश्चन है। अगर रिएक्शन काइनेटिक्स से देखें तो हमसे पूछ ये रहा है कि कैटालिस्ट और रिएक्टेंट अगर इन दोनों की सेम फेज़ हो, कैटालिस्ट और रिएक्टेंट की अगर सेम फेज़ हो तो दैट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस कैटालिस्ट, और अगर रिएक्टेंट और कैटालिस्ट की फेज़ डिफरेंट हो तो दैट इज़ कॉल्ड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर है, ये होमोजीनियस कैटालिसिस है, और जैसे कि हाइपर प्रोसेस या कंटैक्ट प्रोसेस है, ये हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट है। या कैटालिसिस भी कह सकते हैं या कैटालिस्ट भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो इसलिए द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। MCQ नंबर 20, बर्न हाइबर साइकिल। बर्न हाइबर साइकिल थर्मोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है और हमसे ये पूछ रहा है कि बर्न हाइबर साइकिल में हम लैटिस एनर्जी आयनिक कंपाउंड की जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो बर्न हाइबर साइकिल की डेफिनेशन क्या है? एनर्जी चेंज इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0, और बर्न हाइबर साइकिल इज द एप्लीकेशन ऑफ हैसीज लॉ। इसका मतलब है ये हैसीज लॉ की एप्लीकेशन है। हैसीज लॉ हमने थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा था कि जब हम डिफरेंट पाथ के थ्रू एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो एक पाथ की एनर्जी और डिफरेंट पाथ की एनर्जी या हीट क्या होती है? इक्वल होती है। तो दैट लॉ इज कॉल्ड हैसीज लॉ, क्योंकि हम ये बताते हैं कि जो इंथाल्पी होती है ये स्टेट फंक्शन है, और जो स्टेट फंक्शन है ये स्टेट फंक्शन होने की वजह से पाथ पे डिपेंड नहीं करती। MCQ नंबर 21 में हमसे ये पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट फंक्शन। मैं अभी बता रहा था कि स्टेट फंक्शन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं। वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जिनकी इनिशियल वैल्यू भी हो और फाइनल वैल्यू भी हो, लेकिन वो पाथ पे डिपेंड ना करें, उन प्रॉपर्टी को बोलते हैं स्टेट फंक्शन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे इंथाल्पी स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है, प्रेशर स्टेट फंक्शन है, वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है, और इंट्रोपी भी स्टेट फंक्शन है। लेकिन अगर हम स्टेट पाथ की बात करें तो स्टेट पाथ 2 हैं, क्यू एंड वर्क। मतलब हीट एंड वर्क जो है ये स्टेट पाथ है, और ये हमसे स्टेट फंक्शन के बारे में पूछा जा रहा है। तो इनमें से आप बताएं कि स्टेट फंक्शन फिर कौन सा ऑप्शन बना? इंथाल्पी, जो मैंने डेल्टा इसका करेक्ट ऑप्शन है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हमसे बात कर रहे हैं, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें हम रिडॉक्स रिएक्शन को स्टडी करते हैं, और रिडॉक्स रिएक्शन जिस सेल में हम स्टडी करते हैं दैट सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इसका मतलब है कि हम इस सेल में रिडॉक्स रिएक्शन को स्टडी करते हैं, ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को स्टडी करते हैं। तो दैट इज़ वाई द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम रिडॉक्स रिएक्शन को स्टडी करते हैं। MCQ नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन शो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल से क्वेश्चन है। यहाँ पे हम 1 by 1 कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे OF2 है तो मुझे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी हुई है। ऑक्सीजन मेरे पास X है, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, 2 एलिमेंट है इक्वल टू 0, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट न्यूट्रल स्पीशीज़ का जो अलजेब्रिक सम होता है वो 0 के इक्वल होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये रूल है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रल स्पीशीज़ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू +2,
ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 निकल रही है। यहाँ पे सोडियम परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम की +1 तो ऑक्सीजन की -1 है। पोटाशियम सुपर ऑक्साइड दिया हुआ है, यहाँ पे पोटाशियम की +1, एलिमेंट कितने हैं आपके पास 1 है। ऑक्सीजन की मुझे फाइंड आउट करनी है तो दैट इज़ द 2x, अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू 0, और x अगर मुझे फाइंड आउट करने हैं तो 2x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/2। इसका मतलब है यहाँ पे मेरे पास जो आंसर था वो ये था कि फ्रैक्शनल में बताएं, तो 1/2 का मतलब है ये आंसर किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो पोटाशियम सुपर ऑक्साइड इज द करेक्ट ऑप्शन। वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट है स्मॉलेस्ट साइज। अगर हम साइज का ट्रेंड देखें पीरियोडिक टेबल में तो ये लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। लेकिन अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें तो टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, इस वजह से एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो अगर हम अल्कली मेटल की बात करें तो सबसे टॉप पे जो अल्कली मेटल है दैट इज़ द लिथियम। ये पिकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम आपने सेकंड ईयर में पढ़ा भी था, तो इसका ये पहला पॉइंट भी था कि स्मॉल साइज होता है, तो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए डेल्टा। MCQ नंबर 25 वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें दो चीज़ें पूछना चाह रहा है। एक हमसे पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट और दूसरा पूछ रहा है कि लीस्ट, लेकिन पूछ कर है आयनिक करैक्टर। अच्छा, अब आयनिक करैक्टर का ट्रिक लिख लेना है, गिफ्ट लिखना है कि आयनिक करैक्टर के 3 पॉइंट बताने लगा। आयनिक करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मेटल होता है, जितना मेटल का साइज ज़्यादा होगा उतना आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा। जो आयनिक करैक्टर है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, जितनी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी उतना आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा। आयनिक करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल, जितनी नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उतना आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे देखना है सबसे पहला पॉइंट, साइज ऑफ मेटल। यहाँ पे लिथियम है लेकिन यहाँ पे सीजियम है, ये लिथियम क्लोराइड है लेकिन इधर में सीजियम है, तो इसका पहले उसने हमसे ग्रेटेस्ट पूछा है और पूछा भी रिस्पेक्टिवली है कि पहले बताएं कि ग्रेटेस्ट हो और बाद में आयनिक हो, तो पहले ग्रेटेस्ट देखना है। यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट आ रहा है ये चार्ली में और डेल्टा में आ रहा है कि इन दोनों का ग्रेटेस्ट आयनिक करैक्टर है, क्योंकि साइज ऑफ मेटल यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। अब मुझे पूछना था कि लीस्ट आयनिक करैक्टर, ग्रेटर का मुझे पता चल गया है कि सीजियम क्लोराइड ये दोनों जो हैं ये ग्रेटेस्ट आयनिक करैक्टर है इनका, लेकिन अब लीस्ट आयनिक करैक्टर मुझे बताना है। तो यहाँ पे सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और यहाँ पे +2 है। अब मैंने आपको अभी बता के आया था कि जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की ज़्यादा होती जाए उतना आयनिक करैक्टर कम होता जाता है। अब यहाँ पे आप मुझे बताएं कि इन दोनों में से कम किसका है, बेरिलियम क्लोराइड का आयनिक करैक्टर कम है एज कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड, क्योंकि बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और सोडियम की +1 है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए डेल्टा। दोबारा यहाँ पे हाईलाइट मैंने किया हुआ है कि दो चीज़ें पूछी हैं, ग्रेटेस्ट पूछा है और लीस्ट पूछा है, तो ग्रेटेस्ट सीजियम और लीस्ट बेरिलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कन्वर्जन ऑफ मैग्नीशियम एटम की कन्वर्जन के बारे में पूछा है। मतलब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करके आयनिक कंपाउंड बनाता है तो पहले मैग्नीशियम +2 में बच जाता है और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है। मैग्नीशियम 0 से +2 में जा रहा है। अगर मैग्नीशियम 0 से +2 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन है, तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन में उसने बता रहा है कि ये ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर ये ऑक्सीडेशन हो रही है तो साथ में इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, तो इसलिए आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना, बीटा। नेक्स्ट MCQ नंबर 27। ये टोटल 54 MCQs हैं और आज की डिस्कशन में मैंने 27 MCQs करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे लेक्चर में नेक्स्ट 27 MCQs के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, इसमें 27 MCQs में हमसे क्या पूछ रहा है कि अगर वेस्पर में AP4 टाइप हो लेकिन लोन पेयर ना हो,
जब लोन पेयर नहीं होगा तो रेगुलर ज्योमेट्री होगी। अगर रेगुलर ज्योमेट्री होगी तो वेस्पर में जब AB4 टाइप होगी तो हाइब्रिडेशन SP3 होगी और आपके पास जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। क्योंकि रेगुलर टेट्राहेड्रल क्यों होगी? रेगुलर टेट्राहेड्रल इसलिए होगी क्योंकि लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर ना होने की वजह से कोई भी रिपल्शन नहीं आएगी और रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, जैसे कि आप ये देख भी सकते हैं। यहाँ पे ये रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। जैसे यहाँ पे ये कार्बन है, आप इसको हाइड्रोजन कह लें या आप इसको बल्कि हाइड्रोजन कह लें और CH4 की एग्जांपल पुट कर लें। तो CH4 में कोई भी लोन पेयर नहीं है और रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इसकी, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है बीटा। लें जी बेटा जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी MCQs को भी डिस्कस करेंगे। लें जी, जज़ाकल्लाह, अपना बहुत सारा